वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और हम पढ़ रहे हैं डिटेल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर हमने जो लास्ट पॉइंट कवर किया था कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा। तो जो लास्ट ग्राफ था मैं उसको रीड्रॉ कर देता हूं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इंटेंसिटी जब हम सेम रखते हैं यहाँ पे, तो इंटेंसिटी के बिलो जो वैल्यू होती है अपनी, इस चीज को हम क्या नाम दे रहे थे? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब मैंने क्या बताया था? एक ऐसा करंट जब हम मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड के ऊपर लगाने का काम करते हैं तो जो करंट होता है क्या कहलाता है? सैचुरेशन करंट। और ये अपनी इंटेंसिटी है फिक्स, और यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं करंट। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, कोई भी इंटेंसिटी हमने फिक्स रखी है और ये अपना करंट है यहाँ पे। तो नीचे की तरफ जो पोटेंशियल एक्सिस है, तो इस पोटेंशियल एक्सिस के ऊपर पाया क्या गया कि यदि आप देखते हो तो एक फिक्स पॉइंट ये, जिसको कि हम नाम देते हैं वी नोट, और वी नोट अपना क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ हम पढ़ चुके थे। अभी यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को वेरी कर रहा हूँ, तो हम जो चेंजमेंट है उसकी काम करेंगे कि क्या उसके अंदर चेंज आता है। तो इसको देखिए, जो ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटली पाई गई, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने दो अलग अलग इंटेंसिटी ले ली है, एक I1 इंटेंसिटी और एक हम नाम दे देते हैं I2 इंटेंसिटी। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये I1 इंटेंसिटी है और इसके अंदर मैंने इसको नाम दे दिया I2, और आप लिख सकते हो कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जब इंटेंसिटी है उसके नीचे जो लाइन थी मैंने बताया था वो क्या कहलाता है? अपना सैचुरेशन करंट। और ये अपना क्या है? पोटेंशियल एक्सिस। तो इसके अंदर इस इंटेंसिटी के ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नोट, ठीक है, तो हमें कोई भी करंट यहाँ पे मिला, सैचुरेशन करंट। अब हम इस इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। तो पाया गया कि इसी इंटेंसिटी के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अपना सेम है I2 के लिए भी, लेकिन चेंजमेंट किसके अंदर आ गया? अपना करंट की वैल्यू के अंदर। ये जो ऊपर हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? अपना करंट। तो इसके अंदर जो करंट था अपना ये वैल्यू थी, और यहाँ के लिए जो करंट है वो इतना हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के ऊपर क्या होता है? बढ़ता है। तो आप इसको राइट भी कर सकते हो कि द फोटोइलेक्ट्रिक करंट increases on changing the intensity of light, intensity of incident light। तो इसके अंदर उन्होंने पाया चेंज, कि यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या आ गया यहाँ पे? दोनों इंटेंसिटी के लिए सेम। तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा अपना वो इंडिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी independent on intensity of light। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से बहुत ही अच्छे से
कि यदि हम इंटेंसिटी जो हमने सिंगल इंटेंसिटी के लिए ऊपर ग्राफ देखा था, फिर हमने इंटेंसिटी को बदल दिया, तो बदलने के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि सैचुरेशन जो करंट है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंटेंसिटी के लिए क्या है, सेम। नेक्स्ट जो चीज है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपको कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर 1/2 mv² अपना किसके इक्वल आएगा, EV0। तो देखिए यदि मैं इस इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो वो भी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को बदला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, V0 एज इट इज दोनों इंटेंसिटी के ऊपर। तो इसीलिए यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो V0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी भी होगी वो भी क्या रहेगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। और इसका सेम रहने का मतलब यही है कि काइनेटिक एनर्जी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऑल्सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए, तो ये डेटा हमने यहां से लेना था, ये दोनों पॉइंट सभी को क्लियर होने चाहिए। हमने इंटेंसिटी को चेंज किया तो चेंजमेंट किसके अंदर आया, अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। दो जो चीजें मैंने बताई, एक अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेकेंडली हमने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों पार्ट्स के अंदर क्या रह रही है, अपनी सेम रह रही है। इसीलिए हमने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें या फिर हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर हम अब रीड करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट रीड करते हैं। अब इसके अंदर हम जो ग्राफ यहां पे प्लॉट करेंगे उसके लिए देखिए हमने क्या माना यहां पे कि सबसे पहले हम जो सैचुरेशन अपना करंट था उसको हम रखेंगे सेम। यहां पर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सैचुरेशन करंट को क्या कर रहा हूं, सेम। सैचुरेशन करंट को सेम करने का मतलब हम किसी भी फिक्स्ड इंटेंसिटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज यहां पे लिख भी देता हूं कि हम मान के चल रहे हैं दैट इज इंटेंसिटी जो है अपनी इंसिडेंट लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is kept same and frequency is changed। हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये अपनी इंटेंसिटी आई थी, मैंने इसको कर दिया सेम, और यहाँ पे अपना करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें वेरिएशन देखते हैं सेम। ये अपना पोटेंशियल का एक्सिस है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो एनोड के ऊपर यदि हम इंटेंसिटी सेम रखते हैं तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी लगाते हैं अबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एमिशन कहाँ पे होता है, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलते हैं तभी अपना इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि इसके अंदर आप देखते हो कि मैं फ्रीक्वेंसी को मान लेता हूं ये कोई पहली फ्रीक्वेंसी है न्यू1, तो न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने पाया कि ये कोई पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं V01। ये पहला जो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब जो करंट है एनोड के ऊपर रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 0। ये अपना वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हम रिटार्डिंग या कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि अब इंटेंसिटी वही रखी है अपनी, और लेकिन इंटेंसिटी सेम रखकर
फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि न्यू टू फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो कितना आ गया अपना न्यू V02। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो यहाँ से इसका इफेक्ट भी यही कहता है कि व्हेन, जब हमने लिखा है यहाँ पे इंटेंसिटी हमने सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया कि न्यू2, कि व्हेन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of incident light। कहाँ पर? अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो एमिशन वगैरह होगा कब? जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलते हैं। तो ये आप इसमें लिख सकते हो कि इंसिडेंट लाइट अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के। तो ये अपना लास्ट इसका ग्राफ था अपना, जो तीन इफेक्ट हमने यहाँ पे रीड किए। एक तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड था उसका इंटेंसिटी के ऊपर हमने कर्व देखा। सेकेंडली हमने बात की थी किसके रिगार्डिंग? इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, जिसके अंदर सैचुरेशन करंट हमने पढ़ा था। और लास्ट जो अपना इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने अभी यहाँ पे कवर किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक ग्राफ और बना सकते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी, और हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसके बीच में भाई? दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसके अंदर जो ग्राफ आया अपना, वहाँ पे क्या पाया गया? देखिए कि यदि मैं कोई दो डिफरेंट मटेरियल्स ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मैंने कोई P मटेरियल ले लिया एक, और ये मैंने कोई Q मटेरियल ले लिया है। इस पे हम नोट भी कर लेते हैं, मैंने इसको P लिख लिया और इसको मैंने क्या लिख लिया? Q लिख लिया है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है अपना वो किसके बीच में है? पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। जो पोटेंशियल हम बोल देंगे इसको पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इसको कवर करने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पे अपना पोटेंशियल और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यू रख लेंगे? दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वैल्यू है उन्होंने पाया एक्सपेरिमेंटली कि जो ग्राफ होता है प्लॉट करेंगे वो ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कुछ भी इतनी उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एमिशन के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन के रूप में जानते हैं, वो उस एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी इसके अंदर न्यू जो 1, या इसको हम कह सकते हैं न्यू2, ये उसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। इसको हम φ01 नीचे की तरफ ड्रा करेंगे आगे, इसको जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तब। फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो कि यदि अपने को दो मटेरियल्स दे रखे हों और न्यू1 न्यू2, ये उनकी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि वो हर मटेरियल के लिए क्या रहती है? अलग अलग रहती है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी varies with change of material, क्योंकि यदि हम मटेरियल को बदल देंगे तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें कि भाई किसका वर्क फंक्शन आई है, तो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो हाई होगी तो वर्क फंक्शन भी क्या निकलेगा वहाँ पे? हाई।
क्योंकि यदि मैं अब बात करूं इसमें कि हमने पढ़ा है कि जो फाई नोट वर्क फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एच न्यू नोट। तो न्यू नोट वो फिक्स्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मटेरियल के लिए होती है। यहाँ पे मैंने 2 लिए तो इसीलिए मैंने एक को न्यू 1 दिखा दिया, सेकंड को क्या ले लिया मैंने, न्यू 2। तो न्यू 2 यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे, न्यू 1 से एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो अपना डिस्टेंस है ओरिजिन से वो अपना चेंज हो रहा है, तो इसीलिए न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वर्क फंक्शन ऑफ क्यू विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ पी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि न्यू 2 ग्रेटर देन है किससे, न्यू 1 से। तो दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ पी। अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके इफेक्ट को हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी लेके जा सकते हैं, जो हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, अब ये जो ग्राफ हमने थे ये रीड किए, अब इन्हीं ग्राफ्स के बिहाफ पर हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो एमिशन कि क्या क्या इसके अंदर जो पॉइंट्स निकल के आए उनको हम राइट अप करने का काम करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग से बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने पढ़ा है अभी उसको हम लिख देते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जो सबसे मेन पॉइंट है अपना, जिसके अंदर हम बात किसकी करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो पहला पॉइंट भी अपना यही है कि यदि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे एमिशन नहीं हो सकता, हमें उससे ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम फर्स्ट पॉइंट भी इसी को राइट अप कर रहे हैं कि देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, नॉन थ्रेशोल्ड। इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच नो एमिशन अकर्स, कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे एमिशन नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से रीड करना है। सेकंड, इसके बाद हमने जो सेकंड जो ग्राफ प्लॉट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे, दैट इज इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ रेडिएशंस आएंगी, तो एक रेडिएशन जो होती है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है। तो जितनी ज़्यादा रेडिएशंस गिरेंगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, बाहर आएंगे। तो हम सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is found to be directly proportional to the intensity of इंसिडेंट लाइट। चलिए, ये अपना सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर हमने जो सबसे पहले जो ग्राफ पढ़ा था जो लीनियर प्रोपोर्शनल था, तो वहां से ये पॉइंट अपना बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो हमें बताता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल के रिगार्डिंग, जो ग्राफ हमने रीड किया था, तो वहां से पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे राइट करेंगे कि इट इज फाउंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectrons
is independent on intensity of light used. Intensity of light used. जो इंटेंसिटी हमने ली उसके ऊपर वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अभी ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो हमने देखा था 1/2 mv², किसके इक्वल आया था अपना EV0। इसका मतलब है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अभी जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर बनेगा उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो फोटो एमिशन होता है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। जैसे ही कोई इंसिडेंट फोटोन आके गिरेगा, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उनमें जो टाइम गैप है वो लगभग 10⁻⁹ सेकंड के ऑर्डर का होता है। तो ये डिले मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं सिग्निफिकेंट। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो फोटो एमिशन है वो क्या रहेगा, अपना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो हम यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं कि फोटो एमिशन is instantaneous process। इसका मतलब जो डिले होगा कि डिले इज ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकेंड, किसके बीच में, बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड, जो इंसिडेंट फोटोन है और किसके बीच में, एमिटेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसीलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम बोल देते हैं कि फिनोमेना क्या रहेगा, अपना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये अपने 4 पॉइंट आते हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। ये उन्हीं ग्राफ्स के हिसाब से हमने पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक मेन जो टॉपिक आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड के अंदर, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो फेल हो जाती है। तो उसके फेलियर के हम पॉइंट्स यहाँ पे रीड करने वाले हैं कि किन कारणों से जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो फेल हो गई है, टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिलहाल हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अब क्यों फेल हुई उसका कारण हम जानेंगे यहां पे। टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है और आपने इसको अच्छे से रीड करना है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट कर लेता हूं और उससे हम इस चीज़ को समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो वेव थ्योरी होती है वो क्या बोलती है कि मान लीजिए कि ये जो लाइट है इस सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है, तो उनका मानना क्या था कि जितनी भी एनर्जी आके गिरेगी, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के अंदर बाउंड हैं अपने, तो वो जो एनर्जी है इनके ऊपर गिरने के बाद वो क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी पहले सरफेस के ऊपर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने का काम करते हैं। तो ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब वहाँ पे होगा टाइम का डिले। ये कुछ इस प्रकार से ही है, जैसे मान लीजिए हम अंडे उबाल रहे हों और फिर उसके बाद जब वो पानी गर्म होगा फिर वो सारे अंडे उबलेंगे धीरे धीरे, और फिर वो मतलब हम एक प्रकार से बोल दें कि भाई वो
जो भी है पक जाएगा। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा नहीं होता है, एक जो फोटोन आके गिरा वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का काम करता है। इसका मतलब 1 on 1 ये जो मेथड है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का नहीं होता है। तो सबसे जो मेन फर्स्ट पॉइंट हम राइट कर सकते हैं इसके अंदर, तो देखिए एक तो इन्होंने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं कि इट गेव नो इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या किया है इन्होंने, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते क्या आए हैं कि भाई जब भी थ्रेशोल्ड से नीचे हम ऑपरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता है, हमें उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी मैंने कोई मेटालिक सरफेस लिया एनर्जी वहाँ पे गिरेगी, तो इनका मानना था पहले क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट, और ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। सेकेंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनका मानना क्या था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका मानना था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ में, टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट उन्होंने इंटेंसिटी यूज किया उसके डायरेक्टली, यदि हम इसका कहना है मतलब यही है कि यदि इंटेंसिटी को हम इंटेंस करते हैं, बीम को हाई करते हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हाई। बट हम यदि ग्राफ से रिकॉल करें तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया था और उस ग्राफ में हमने क्या किया था कि I1 और I2 मैंने दो डिफरेंट इंटेंसिटी यहाँ पे यूटिलाइज की, तो हमने पाया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ से देखिए 1/2 mv² EV0, और दोनों इंटेंसिटी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या था, सेम। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग ये फेल हो गई है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, चेंज कर दी यहाँ पे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या अपनी सेम। तो इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि भाई फेल कैसे हुई। तो जो पॉइंट है इसके ऊपर आते हैं कि इन्होंने बताया ये था लेकिन ऐसा पाया नहीं गया। तो पाया क्या गया एक्सपेरिमेंटली, तो देखिए, बट एक्सपेरिमेंटली it is found that kinetic energy depends upon स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके साथ इसका डायरेक्ट वेरिएशन है, नोट अपॉन इंटेंसिटी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर क्या अपनी इंडिपेंडेंट है। तो अब इसका यदि एक ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर इसी के ऊपर एक ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ कि यदि मैं इस एक्सिस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को लूँ और नीचे हम इंटेंसिटी को लें या स्टॉपिंग पोटेंशियल को लें, तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया आपको कि वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो इसका मीनिंग यही हुआ कि यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस के। तो आप ऊपर इस पे राइट कर सकते हो कि चाहे बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की या बात की जाए किसकी, भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V या V0 से हम उसको दिखा लें, तो इस डायरेक्शन के अंदर हम क्या ले लेते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक
पैरेलल लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के। तो ये अपना पॉइंट, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कई बार कि ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप डायरेक्टली एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है जिसके अंदर हम बात करेंगे, जो सबसे पहले मैंने बताया मेटालिक सरफेस के लिए कि वेव थ्योरी का क्या मानना था कि एनर्जी गिरेगी फिर वो क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं इसको लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग द इंसिडेंट एनर्जी, हम यहां पे लिख सकते हैं कि द इंसिडेंट एनर्जी falling on surface gets uniformly distributed। सबसे पहले इनका मानना यही था कि ये क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यदि ऐसा होगा तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाए तो इसका मतलब है कि जो एमिशन होगा वो क्या करेगा, टाइम को डिले करने का काम करेगा। दैट इज देयर विल बी टाइम डिले फॉर इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, सरफेस बैरियर जो उसको होल्ड करने काम कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। अब यदि ऐसा होता है भाई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमिशन जो फिनोमेना है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली तो पाया गया कि ये फिनोमेना क्या है अपना, इंस्टेंटेनियस है। तो इसीलिए ये फेल हो जाती है इस केस के अंदर भी, क्योंकि इसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं बताती है। बट हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट photo emission is instantaneous phenomena, photo emission is instantaneous phenomena बोल दो, या हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे अपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो आप क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर बनता है और आप इसको याद कर सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, अपनी आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन है, उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको बेस किया मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि मैक्स प्लैंक एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है 1901 के अराउंड, जिसने क्या बताया कि जो भी रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं, किसकी फॉर्म में, पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम फोटोन्स या क्वांटा नाम दे देते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू एनर्जी वो क्वांटाइज्ड है और किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिलहाल किसके बारे में, आइंस्टीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम बात करें, इसको समझने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लगभग 1905 के अराउंड की बात है कि आइंस्टीन एक नई थ्योरी के ऊपर आता है जिसके अंदर वो बेस किसको बनाता है, मैक्स के कंसेप्ट को, मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले कि इन 1905 आइंस्टीन proposed a theory, किसके ऊपर बेस करके बनाया भाई उसने, बेस्ड अपॉन मैक्स प्लैंक्स
मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट के ऊपर, बेस्ड अपॉन मैक्स प्लैंक्स कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट क्या था कि जितनी भी एनर्जी जो कैरी करते हैं अपने रेडिएशंस वो क्वांटाइज्ड है। तो इन्होंने क्या बताया कि दैट इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस, जो एनर्जी है अपनी रेडिएशंस के अंदर इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या हम इनको क्या नाम देते हैं, बंडल्स। जो क्वांटाइजेशन इसकी कंडीशन है, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एनर्जी है वो किसके अंदर आती है भाई, दैट इज ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपना एच न्यू। तो चलिए इसको अब एलोबरेट करते हैं थोड़ा सा। और तो सबसे पहले मान लीजिए हम वापस से कोई मेटालिक सरफेस ले लेते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि मान लीजिए कि यहाँ से जो एनर्जी गिरती है इस सरफेस के ऊपर आके, तो ये नंबर ऑफ फोटोन सरफेस के ऊपर गिरेंगे, और हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने ले लिया कि ये मैं कोई इलेक्ट्रॉन ही मान लेता हूँ जो यहाँ पे बाउंड है। इसका मतलब ये जो एनर्जी यहाँ पे गिरेगी, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो आ कितनी रही है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और इलेक्ट्रॉन यदि अपने सरफेस के अंदर बैठा है तो इसका मीनिंग क्या था, क्योंकि उसके पास क्या है, वर्क फंक्शन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सरफेस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये इसका जो वर्क फंक्शन है, जो फाई नोट, जो फिक्स वैल्यू है। तो आगे इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो एनर्जी आके गिरी वो दो पार्ट्स के अंदर यूटिलाइज होगी, ये आइंस्टीन ने बताया। तो कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चली जाएगी, बाकी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आएगी। तो ये एनर्जी यदि बाहर निकलता है तो किस फॉर्म में मिलेगी अपने को, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि इंसिडेंट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। तो हम इसी चीज को राइट करेंगे, यहीं से हम इक्वेशन बनाने का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बताया कि भाई व्हेन लाइट falls on metallic surface, लाइट क्या करेगी, falls on metallic surface, its energy can be utilized in two ways। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वेज हैं कि किन दो कामों के अंदर ये एनर्जी जा रही है। तो सबसे पहले टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। तो हम यहाँ पे इस चीज को राइट करते हैं। तो पहले किसके अंदर गई, टू ओवरकम सरफेस बैरियर कह दो इसको, या हम क्या कह सकते हैं, टू ओवरकम वर्क फंक्शन। क्योंकि इतनी एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यदि वो एनर्जी नहीं दी गई, इंसिडेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, ना कर पाए उसको, तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए सेकंड, टू गेन काइनेटिक एनर्जी बाय एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। कि भाई ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करने का, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पे गिर रही है उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में निकल गया, तो बाकी जो एनर्जी बची वो किस फॉर्म में चली जाएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा है फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है भाई, कि एज वी नो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन कंजर्व रहने का मतलब यही है भाई कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आके गिर रही है, जितना उसके बाद जो वर्क होना है अपना, ठीक है, वो दो पार्ट में जा रहा हो भले तक, एक अपना वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट और अपना एमिशन वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, इन काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व्ड है तो हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इंसिडेंट थी, तो ये किसके अंदर चली गई, दैट इज फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें करंट बनाना है और हमें चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, क्योंकि इसकी आइंस्टीन की जो काइनेटिक एनर्जी की डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला यहाँ से आता है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी, तो दैट इज एच न्यू माइनस में फाई नॉट। इसी को हम आइंस्टीन की काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। अब यदि फाई नॉट की हम वैल्यू रख दें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ था कि भाई फाई नॉट किसके बराबर है, दैट इज एच इंटू न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच इंटू न्यू माइनस में न्यू नॉट। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो गई है, जो फेमस इक्वेशन थी। और इसके लिए जो आइंस्टीन था उसको क्या दिया गया था भाई, नोबेल प्राइज, क्योंकि ये जो थ्योरी होती है वो किसको एक्सप्लेन करती है, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। क्योंकि मैक्स प्लैंक ने भी यही बताया था कि जो लाइट होती है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अपने छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स हैं जो एनर्जी को कैरी करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसी के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन 1921, लगभग 1921 के अराउंड आइंस्टीन जो इसका काम था उसके लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज। बाय, अब नोबेल प्राइज का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये सभी को पता भी होगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाई कि यदि नोबेल प्राइज मिल जाता है ये तभी मिलता है जब आपको आपके काम में महारत हो, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो यदि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सदियों के लिए रहने वाला है, तो आपको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ये दिया जाता है। तो फिलहाल हम यहीं पे स्टिक करते हैं। और मैंने बताया कि 1921 के अराउंड इनको इनके ये काम के लिए दिया गया नोबेल प्राइज। अब क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे कि ही एस्टैब्लिश्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट के पास क्या है भाई, पार्टिकल नेचर भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लाइट होती है फिलहाल उसमें हम दोनों नेचर पढ़ते हैं, जो अपनी यूनिट का भी नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो जो कुछ फिनोमेना थे जो सिर्फ पार्टिकल से ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे, जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम बोल देते हैं क्वांटम नेचर के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन, तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटम थ्योरी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है अपना। क्वांटम का मतलब होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ वो डील करती है। तो आप इसको जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे इसके बारे में और डीपली आप पढ़ने वाले हो। चलिए, तो ये अपनी जो इक्वेशन थी यहाँ तक। अब इसी इक्वेशन के बिहाफ के ऊपर सबसे हम जो बोल सकते हैं, जो लॉ ऑफ एमिशन है, वो जो पॉइंट हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो हम उसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो चलिए, कि लॉज ऑफ एमिशन बेस्ड अपॉन आइंस्टीन्स इक्वेशन। चलिए, तो हम जो लॉ ऑफ एमिशन है उनकी बात करने वाले हैं आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से। तो पॉइंट वाइज समझते हैं। इक्वेशन जो थी हमने अभी देखा था, इक्वेशन के अंदर हमारे पास आया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल है, एच इंटू न्यू माइनस में न्यू नोट। तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि यदि न्यू जो है वो किसके बराबर हो जाए, न्यू नोट के बराबर।
तो यहाँ से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि यदि न्यू को मैं रख दूं न्यू नोट के बराबर, इसका मतलब इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे इक्वेशन में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर जो अगला पॉइंट है उस पर हम लिख सकते हैं कि यदि मैं मान लूँ न्यू जो है वो लेस देन क्या हो जाएगी, न्यू नोट, लेस देन न्यू नोट है, तो उस केस के अंदर इक्वेशन में जब हम रखेंगे वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट ग्रेटर देन हो गया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम लिख सकते हैं हैंस नो फोटो एमिशन, कोई भी फोटो एमिशन अकर्स किसके नीचे, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका जो लॉ था हमने लिखा था, सबसे पहले यही लिखा था लॉ ऑफ एमिशन के अंदर कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होता है उससे नीचे एमिशन कभी भी नहीं हो सकता है। यदि इंसिडेंट लाइट उसके बराबर हो या उसके ऊपर हो तभी हो सकता है, यदि उसके बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी अपने को, 0। चलिए अभी इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इक्वेशन में हमने लिखा था सेकंड पॉइंट के अंदर कि इंटेंसिटी जो होती है वो किसके, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी संख्या के ऊपर, और संख्या हमें कहाँ से निकलती है, इंटेंसिटी से। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करें, इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी में नंबर ऑफ रेडिएशंस आएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted depends directly on intensity। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, डायरेक्टली इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा, इसका वन ऑन वन इंटरेक्शन है, तो हम यहाँ पे यही बात बता सकते हैं इसको कि दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले बाहर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, नंबर ऑफ रेडिएशंस। अब रेडिएशंस हमें ज़्यादा कब मिलेंगी, जब इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि एज वन, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज वन फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो काम यहाँ पे होने वाला है उसके अंदर वन ऑन वन इंटरेक्शन है, तो हमें इंटेंसिटी में नंबर ऑफ रेडिएशंस मिलेंगी, जितनी ज़्यादा रेडिएशंस गिरेंगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। थर्ड जो अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमने बताया था किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंटेंसिटी। जैसा कि हम यहाँ पे रिलेशन से भी देख सकते हैं कि एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुई, फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन से ही हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो लास्ट पॉइंट अपना है जिसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस नेचर की बात करेंगे, तब
इसमें क्या बताया गया कि जितनी भी एनर्जी आके गिरती है, ये जो कोलिजन होगा एक प्रकार से, ये किसके अंदर है, इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब जो एनर्जी है वो एक ही झटके के अंदर, वन लंप हम बोल देते हैं, एक ही झटके के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे टाइम का डिले नहीं होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि होल ऑफ द एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, is transmitted in one lump. In one lump, as the collision is elastic in nature. और आपने ये पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि जब कोलिजन अपना इलास्टिक होगा तो इसका मतलब है मोमेंटम की बात करी जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट लॉस इन एनर्जी नहीं होता है। इसीलिए ये फिनोमेना भी, हैंस द फिनोमेना इज इंस्टेंटेनियस, that is no time लैग कह दो या डिले बोल दो, कि कोई भी टाइम लैग या डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो डिले होता है वो मैंने पहले भी बताया किसके बराबर रहेगा, लगभग 10⁻⁹ सेकेंड्स के इक्वल। तो वो बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, इसीलिए हम बोलते हैं इसके अंदर कि फिनोमेना क्या है अपना, इंस्टेंटेनियस। तो आप यहाँ पे फिलहाल मैं बता भी देता हूँ, एज टाइम जो डिले होता है इज ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो ये बहुत ही मिनिमम टाइम है। इसका मीनिंग ये हुआ, सरफेस के ऊपर जैसे ही फोटोन आके गिरेगा तुरंत अपना एमिशन भी चालू हो जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। यदि ऐसा होता है तभी अपना एमिशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके सारे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप इस कंप्लीटली स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे।